हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो आपका यूजी में फर्स्ट चैप्टर है वो है सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस। यानी कि हम पहले पढ़ेंगे सीक्वेंस, और सीक्वेंस में फिर हम पढ़ेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा एक वो रिमाइंड करा देती हूँ। उससे पहले जो इसमें टर्म्स यूज़ होनी है, पहले है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है कि ऑर्डर्ड पेयर के नंबर्स जो होते हैं उनका जब सेट आता है, सेट हम लिखते हैं इस हिसाब से कि दो ऑर्डर्ड पेयर में पहला कोऑर्डिनेट सेम नहीं होता है। मीन्स सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नंबर्स इन आर मीन्स रियल, क्योंकि हमने कहा है रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं हम। रियल फंक्शंस मीन आर मीन्स रियल नंबर का फंक्शन। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, सच डैट नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। अब आपने लास्ट क्लास में या पहले भी पढ़ा होगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि जब कोई चीज़ एक पेयर में लिखी जाती है, मीन्स ऐसे। ठीक है, A, B ये एक पेयर है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें लिखी जाती है। इनका सेट कि जो पहला एलिमेंट है इस सेट का, ये कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ये है 1 2, ये ऑर्डर्ड पेयर में है, सब पेयर में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये हमारे पास एक सेट है। उसके बाद ये रियल फंक्शन का सेट है। देखिए सारे जो हमारे पास नंबर्स हैं वो रियल हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि ये रियल फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यानी कि 1 3 एंड 5 ये सेम नहीं है, सब डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊं 1 2 1 3, ये रियल फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पहला एलिमेंट सेम है। अब देखिए, आपने फंक्शन पढ़ा होगा, फंक्शन में मैपिंग होती है। सपोज करिए f सच दैट a टेंड्स टू बी एक मैपिंग है, यानी कि हमने फंक्शन जो है a पे कुछ अप्लाई करा और हमें b मिल रही है उसकी वैल्यू, तो ये फंक्शन है, एक मैपिंग है। ठीक है, f की, f तब एक फंक्शन कहलाएगा। अब आप देखिए कि इसमें पहला एलिमेंट सेम क्यों नहीं होना चाहिए। सपोज़ ये जो है हमारे पास, ये ए के मेंबर्स हैं या ए के नंबर हैं और ये बी के नंबर हैं। अब आप यहाँ पे ए की 1 वैल्यू रखेंगे, एफ ए यानी कि F1 निकालेंगे, तो आपको इसकी एक डिस्टिंक्ट वैल्यू सपोज़ 2 मिलेगी। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि अगर ये एलिमेंट सेम हो गया, यानी कि पहला वाला एलिमेंट हम कह रहे हैं अगर सेम हो गया, हम तो कह रहे हैं नहीं होगा, लेकिन अगर सेम हो गया, जैसे आप ये कह रहे हैं 1 2 1 3, अगर ये 1 हो गया तो 1 पे हमें 2 भी मिल रहा है और 1 पे वैल्यू रखने पर हमें 3 भी मिल रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता, या तो इसमें हमें 2 मिलेगा या हमें 3 मिलेगा, लेकिन हमें कभी भी एक वैल्यू रखने पर हमें 2 इमेजेस या 2 जो इसकी वैल्यूज़ हैं हमें नहीं मिल सकती हैं फंक्शन की। ठीक है, जैसे आप सपोज़ एक फंक्शन लेट कर लीजिए f(x), आपने रखा है x + 2, ये आपको कोई फंक्शन दे रखा है। अब आप ये आपको जैसे फंक्शन डिफाइन करने को देखा है, x की जगह आपने 1 रखा, तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 + 2 = 3। मीन्स आपको 1 रखने पर यूनिक वैल्यू 3 मिल रही है, यानी कि एक डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल रही है, सेम नहीं मिलेंगे। अगर आप 1 रखेंगे थोड़ी ना आपको 2 मिल जाएगी, यानी कि आपको एक वैल्यू रखने पर यूनिक इमेज मिल रही है, यूनिक वैल्यू मिल रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शन तभी होता है जब उसकी पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, तभी वो रियल फंक्शन होता है। अब डोमेन और रेंज क्या होती है फंक्शन में, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो भी हमने x की वैल्यू पुट करी, ध्यान से देखिए ये वाले, द सेट ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी कि हमने जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करी हैं, पहला ऑर्डर्ड पेयर जो होता है, ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सब क्या होती हैं डोमेन। यानी कि जितनी भी हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, x की जगह हम जितनी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे वो हो जाती है उसकी डोमेन। और रेंज क्या होती है उसके सेकंड कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो हमें ये मिलती जाएगी इमेजेस की, ये इसकी रेंज हो जाएगी। देखिए, ठीक है, द सेट ऑफ द सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ f, कोई फंक्शन हमने लेट कर लिया f, तो वो क्या होती है उसकी रेंज। अब देखिए, जैसे हमें दे रखा है f 1 2 3 4 5 6, ये एग्जाम्पल ले लिया है, तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी हमारे पास पहले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 3 5 उसका सेट,
और रेंज क्या हो जाएगी, जो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, यानी कि 2, 4 और 6 उसका सेट। समझ में आ गया आपको डोमेन और रेंज? वैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ रखा होगा 12th वगैरह में। फिर आता है हमारा रियल सीक्वेंस क्या होता है। देखिए रियल सीक्वेंस क्या होता है, हमने माना n कोई सेट है नेचुरल नंबर का, n सेट जो n है हमने उसे नेचुरल नंबर का सेट हम जो है n से डिनोट करते हैं, और r जो है हमारा सेट है रियल नंबर्स का, जो हमारा r मतलब जो सेट होता है रियल नंबर्स का उसे हम r से डिनोट करते हैं, जैसे इंटीजर के सेट को z से डिनोट करते हैं इस हिसाब से, ठीक है। रैशनल नंबर के q से डिनोट करते हैं। तो एक सीक्वेंस r होगा इज अ मैपिंग f सच दैट n टेंड्स टू r, यानी कि सीक्वेंस जो हमारा r में सीक्वेंस बनेगा वो इस हिसाब से होगा कि एक मैपिंग बनेगी f सच दैट n टेंड्स टू r। अब आप ये ध्यान रखिए, जो सीक्वेंस में हम मतलब सीक्वेंस में जो डोमेन होती है, ये इसे कहते हैं डोमेन, इसे कहते हैं रेंज, ठीक है। जो डोमेन होती है वो हमेशा नेचुरल नंबर की डोमेन होती है, ठीक है। अब सीक्वेंस से आप वैसे समझते क्या है, सीक्वेंस मतलब होता है एक ऑर्डर या एक क्रम में कोई चीज़ लिखना, या फिर आप कहते हैं उसके बीच में एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए। आप कहेंगे कि जैसे हमारे पास सीक्वेंस है, अब मैं आपसे कहूँ प्राइम नंबर्स का आप सीक्वेंस लिखिए, सेट लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे तो लिखिए आप प्राइम नंबर का अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो जो नंबर 1 से बड़े होते हैं और डिवाइड किससे होते हैं, या तो 1 से होते हैं या खुद से होते हैं। तो 2 से स्टार्ट हो जाते हैं इवन प्राइम, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, यानी कि ये किस चीज़ का सीक्वेंस है? एक पर्टिकुलर पैटर्न है। इसमें क्या है कि ये प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है। अगर मैं ऐसे ही कहूँ आपसे कि आपको पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का सीक्वेंस लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होगा? पहले तो पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि सब में प्लस साइन होना चाहिए। अब मैंने कहा कि ऑड इंटीजर्स होने चाहिए, तो ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स ही हो गए, 1, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो ये हो गए आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ऐसी एक पर्टिकुलर उनमें पैटर्न होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो सीक्वेंस है उसकी आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। उसकी डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर की होती है, और जो रेंज होती है वो आपकी कोई भी हो सकती है, लेकिन डोमेन ऑलवेज आपकी वो होती है नेचुरल नंबर की। यानी कि इस हिसाब से कि fn इक्वल्स xn, यानी कि अगर हमने n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करी, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, और वो यूनिक होगी, उसकी रेंज जो होगी वो यूनिक होगी। मैंने आपको ऊपर समझाया था ना, अगर आप 1 रखेंगे, आप सेम तो नहीं मतलब वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 मिलेगी, सपोज कुछ भी मिल सकती है, 3 रखेंगे तो 4 मिल जाए ऐसे, लेकिन एक ही यूनिक वैल्यू मिलेगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, f इक्वल्स n, xn, ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे फंक्शन के। एंड f क्या है? 1 रखा तो हमें x1 मिला, 2 रखा तो x2 मिला, एंड सो ऑन। n रखा तो xn मिला, एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि हमारे जो हमने इसे एंड सो ऑन क्यों लिखा, n तक क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि नेचुरल नंबर की क्या है हमारे पास? ये डोमेन है, ठीक है, और रियल नंबर्स की, ठीक है। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट्स बताती हूँ इसके। देखिए आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आता है आपका जो ये सेट है, ये द सेट जो आपके रियल नंबर का आ रहा था x1, x2, xn ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द रेंज ऑफ f लिस्टेड इन करस्पॉन्डिंग ऑर्डर टू n इज अ सीक्वेंस इन s, यानी कि ये जो है ये सीक्वेंस है s में। और जो नंबर्स हैं ये 1, 2 जो भी आपको वैल्यू मिलेगी x1, x2, xn, इन्हें हम कहते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं ये, ठीक है। और सीक्वेंस को हम इससे डिनोट करते हैं, आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सीक्वेंस का जो नोटेशन होता है वो ये होता है। अब आप देखिए कि अगर रेंज जो है सिंगलटन है, सिंगलटन आपको पता है सिंगल वैल्यू है रेंज की, जैसे 1 है या 2 है, तो जो हमारा सीक्वेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें एस कोई सीक्वेंस हमने एक्सन से डिनोट करा है, वो दे रखा है 1 1 1, मतलब सारी जो वैल्यूज आ रही हैं अप टू इनफाइनाइट जितनी भी हैं 1 1 ही रिपीट हो रही है, तो रेंज क्या होगी इसकी 1, ठीक है। यानी कि 1 के लिए 1 मिलेगा, 1 के लिए 1।
तो 1 हमारे पास होगा इसकी रेंज, यानी कि सिंगलटन, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा अगर इसकी रेंज सिंगलटन होती है, यानी कि सिंगल आ रही है एक वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगी हमारे पास जो सीक्वेंस है वो हमारा कांस्टेंट सीक्वेंस होता है, यानी कि हमें सेम ही हर जो सेम ही वैल्यू है, कोई भी वैल्यू डिफरेंट नहीं है। अगर आप देखेंगे कि हमारे पास ये सीक्वेंस देखा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5। अब ये थोड़ी आप लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5, क्यों? क्योंकि रेंज जो होता है वो सेट होता है, रेंज सेट होती है, ठीक है। तो सेट में क्या होता है, सेट आप तभी तो बनाते हो जब कोई आपकी वैल्यू आप उसमें रिपीट नहीं करना चाहोगे। जैसे आप लिखोगे कि आपके पास है इवन नंबर्स का सेट, तो आप इवन नंबर्स का सेट कैसे लिखोगे? 2 4 6 या x लिख दोगे सच दैट x इज इवन। तो उसमें आप तभी तो उसे लिखोगे ना कि क्योंकि आपने सेट बनाया कि उसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी, आप उसको ऐसे सेट से डिनोट करोगे, ठीक है। तो सेट में क्या होता है, आप जब भी कोई सेट डिनोट करते हो या लिखते हो तो आप उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। आप अब जैसे ही एग्जाम्पल है 1 2 3 1 2 3, हमें कोई सीक्वेंस दे रखा है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 1 2 3, बाकी तो रिपीट नहीं होंगे। अब हमें इससे पता चल रहा है कि इसमें एलिमेंट्स जो हैं सिर्फ 1 2 और 3 होंगे। एक और आती है आपकी, ये है इक्वालिटी ऑफ 2 सीक्वेंसेस, यानी कि 2 सीक्वेंस कब इक्वल होते हैं? जब उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। xn और yn 2 सीक्वेंस हैं, ठीक है। xn मीन्स n नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें, और yn मीन्स दूसरे सेट में n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। और ये दोनों कब होंगी? जब दोनों की जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो इक्वल होंगी, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर आता है ऑपरेशन ऑन सीक्वेंस। सीक्वेंस पे ऑपरेशन क्या अप्लाई करते हैं? देखिए मैथ्स में ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने माना xn और yn 2 सीक्वेंसेस हैं, और सीक्वेंस में कितनी है? n नंबर ऑफ टर्म्स है। देखिए n से n तक जा रहा है ना, n मीन्स n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ऑपरेशन हमने पहला अप्लाई करा एडिशन, एडिशन में क्या हो जाएगा xn प्लस yn, सब्ट्रैक्शन xn माइनस yn, एंड मल्टीप्लिकेशन xn इंटू yn। बट डिवीजन या क्वोशिएंट ऑफ द सीक्वेंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की। xn अपॉन yn कब होगा? जब yn इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अगर yn 0 हो जाएगा देन दिस होल टर्म टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब yn नॉट इक्वल्स टू 0 होगा आपका, तो आप क्या करेंगे इसमें? देखिए जब yn नॉट इक्वल्स टू 0 होगा देन 1 अपॉन yn हो जाएगी इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। देखिए जब yn नॉट इक्वल्स टू 0 देन 1 अपॉन yn इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और 1 अपॉन yn को हम लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ द सीक्वेंस yn, यानी कि yn जो हमारे पास सीक्वेंस था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। बट आपके पास एक कंडीशन होनी चाहिए, एक वो होनी चाहिए कि आपके पास yn नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। एक आता है ऑपरेशंस में स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल क्या होता है कि आपने कोई भी आपको सीक्वेंस xn दे रखा है, उसे किसी भी स्केलर 2 से 3 से, या हमने माना यहाँ c से या k से, किसी भी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सीक्वेंस हो जाता है, उसकी nth टर्म जो बनेगी सीक्वेंस की cxn इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीपल ऑफ xn बाय c, यानी कि आपने उस सीक्वेंस को c से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका जो सीक्वेंस अब डिनोट होगा वो cxn से होगा। सपोज आपके पास सीक्वेंस दे रखा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको cxn, आपको c दे रखा है 2, तो आपको 2xn निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर टर्म को, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे डिनोट करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ xn। सो ये थे आपका जनरल, आपका क्या इसमें टॉपिक्स आते हैं सीक्वेंस में। आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे, अभी और भी टॉपिक्स हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सीक्वेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाहे नेट हो चाहे सेट हो, कोई भी हो आपका एग्ज़ाम, पीजीटी हो या फिर आपका कोई भी सीटेट वगैरह भी, और क्या कहते हैं कोई भी एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए ना, जो इसमें छोटी छोटी टर्म्स यूज़ होती है उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चंस आप तो देखने में सेम लगेंगे, आप सोचेंगे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, नहीं, लेकिन जब तक आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, इसकी हर टर्म को नहीं समझेंगे, तब तक आप इसे ऐसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।
सो कल मैं आपको और इसके टॉपिक्स पढ़ाऊँगी ताकि आप पहले इसको समझ जाएं कि ये इसमें है क्या और इसकी मतलब जो बारीकियाँ होती हैं उसे समझें, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।